तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS स्टार क्लास में। तो बच्चों, आज हम लोग यूनिट 1 का यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दूसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम, जो कि आपका बच्चों बहुत ही छोटा सा टॉपिक है इस यूनिट का। कुछ ही टॉपिक इसमें है लेकिन आपके एग्जाम ऑफिस से यह इंपॉर्टेंट होने वाला है। अच्छा, इसमें आपका यह जो चैप्टर है इसमें हमें 2-3 पॉइंट पे जिक्र करना है, जिसके लिए आपने अगर पहला अध्याय इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड नहीं पढ़ा तो 5-6 वीडियो है, ज्यादा नहीं, 15-15, 20-20 मिनट का। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, पहले उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। उसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, और किसी पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, किसी डाइपोल के कारण आर डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। तो इन सभी चीजों को बच्चों आप वहां से कवर कर लीजिएगा। अगर नहीं कवर किए हैं तो पूरी कोशिश करेंगे यहाँ समझाने का, बट अगर उसको कवर कर लेते हैं तो यह चैप्टर आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। चलिए बच्चों, आज हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम, यानी बच्चों वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय। यह है आपका बच्चों यूनिट 1 का, यानी इन यूनिट 1 जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इकाई 1, इसका दूसरा अध्याय होने वाला है। अगर आप साइड बुक की बात करते हैं तो नवीन प्रकाशन हो गया, नूतन प्रकाशन हो गया, इन सभी किताब के अनुसार अगर चलते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी यूनिट 1 का यह दूसरा अध्याय होने वाला है, जैसा कि पहले यूनिट में हमारे पास टोटल 4 अध्याय। तो बच्चों, इस अध्याय में वैद्युत फ्लक्स और गॉस के प्रमेय के विषय में पढ़ना है। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, गॉस का प्रमेय से हम ज्ञात क्या करते हैं, इन सभी चीजों का चर्चा होगा। बट इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें जानने की जरूरत है क्षेत्रफल सदिश के विषय में। किसके विषय में बच्चों? क्षेत्रफल सदिश के विषय में, यानी एरिया वेक्टर के विषय में। एरिया वेक्टर क्या होता है, अगर इसको हम लोग जान लेते हैं तो ये सारे टॉपिक समझना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। एरिया वेक्टर क्या होता है, इस पर थोड़ा सा हम लोग अगर चर्चा करें बच्चों, तो देखो कुछ राशियां ऐसी हैं जिसको आप हमेशा अदिश की तरह यूज करते हैं, उसके साथ डायरेक्शन की कोई बात ही नहीं की। बट फिजिक्स में कुछ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बच्चों उनको सदिश माना गया है। उसी में से एक हमारा है क्षेत्रफल। उसी में से एक हमारा क्या है बच्चों? क्षेत्रफल। आपने कई सारे आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात किया होगा, रेक्टेंगल का एरिया ज्ञात किया होगा, स्क्वायर का एरिया ज्ञात किया होगा। इस प्रकार से कई सारे आकृतियों का आपने क्या किया होगा, एरिया ज्ञात किया होगा, बट कहीं भी आपने उस एरिया की डायरेक्शन की बात नहीं किया, यानी उस क्षेत्रफल के सदिश का कहीं कोई जिक्र नहीं किया होगा। बट यहाँ पे बच्चों क्षेत्रफल को एक सदिश राशि की तरह बिहेव किया जाएगा, एक सदिश राशि की तरह मानकर चला जाएगा, ताकि ये सारे पॉइंट्स हमारे एक्सप्लेन हो सके और अच्छे से समझे जा सके। यानी कह सकते हैं बच्चों, हम फिजिक्स में क्षेत्रफल को एक सदिश राशि की तरह बिहेव करेंगे, यानी क्षेत्रफल जो है एक सदिश राशि है। इसका मतलब सर जी, यहाँ पे हम लोग क्षेत्रफल को कैसी राशि मानेंगे? सदिश राशि मानेंगे। बिल्कुल बच्चों, क्षेत्रफल एक कैसी राशि होती है? क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है। अगर यहाँ पे सदिश नहीं मानेंगे तो कई सारे कॉन्सेप्ट को समझने में काफी डिफिकल्टी हुई है। अगर समझ पाएंगे तो उसको हम जो है घन कोण के माध्यम से भी समझ सकते हैं। बट अगर एरिया वेक्टर अच्छे से समझ लिए तो बाकी सारे कॉन्सेप्ट काफी आसान होने वाले हैं। यानी क्षेत्रफल एक कैसी राशि है बच्चों? सदिश राशि है। जैसा कि कुछ कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए इसको माना क्या गया है? सदिश माना गया। अब बच्चों, जब सदिश राशि है तो ऐसे केस में जब यह सदिश राशि है तो कुछ डायरेक्शन होगा, कुछ दिशा होगा। जैसे नॉर्मली बात करें, यह बोर्ड जो है हमारा, ये बोर्ड रेक्टेंगुलर फॉर्म का है, आयताकार रूप का है। तो इसका जो एरिया है, यही पूरा सरफेस जो आपको दिख रहा है, यही इसका एरिया है, यानी इस बोर्ड का यही एरिया है। एरिया तो सर जी हम निकाल लेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ से, लंबाई गुणे चौड़ाई से, बट इस एरिया का जो है डायरेक्शन किधर होगा? तो आइए इन चीजों को समझते हैं। इस चैप्टर में बच्चों हमारे पास दो तरह के पृष्ठ आने वाले हैं, यानी वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस के प्रमेय में बच्चों हमारे पास दो तरह के सरफेस आने वाले हैं, दो तरह के पृष्ठ आने वाले हैं। उन दोनों तरह के पृष्ठों के एरिया के विषय में जानेंगे
उस एरिया के डायरेक्शन के विषय में जानेंगे, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट हैं सारे अच्छे से हमारे क्लियर हो सके। तो इतना बात समझ में आया बच्चों कि क्षेत्रफल एक कैसी राशि है? क्षेत्रफल सर जी एक सदिश राशि है, यानी क्षेत्रफल एक सदिश, यहाँ दो बार लिखा गया है। क्षेत्रफल एक कैसी राशि है बच्चों? सदिश राशि। बात इतना समझ में आया। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, तो बच्चों हम यहाँ पर दो तरह के पृष्ठों का चर्चा करेंगे। दो तरह के पृष्ठ इस चैप्टर में आने वाले हैं। एक बच्चों आपका आने वाला है 2D फिगर, जिसको आप कह सकते हो द्विविमीय आकृति। क्या बच्चों? 2D फिगर। एक एक पॉइंट ध्यान से समझेंगे, बहुत ही मजा आने वाला इस चैप्टर में, अगर सारे पॉइंट्स अच्छे से समझते हैं तो। द्विविमीय आकृति बच्चों, इसको आप, इस फिगर को यहाँ पे आप ओपन सरफेस के नाम से भी जान सकते हैं। ओपन सरफेस से तात्पर्य क्या है बच्चों? खुला पृष्ठ। खुला पृष्ठ यानी जो क्लोज ना हो, जिसके अंदर मतलब क्या कह सकते हो सभी तरफ से बंद ना हो। नॉर्मली एक एग्जांपल की बात की है, जैसे एक सर्कल ले लें, तो वृत्त, वृत्त यानी कोई कंगाल, तो देखते हो ओपन रहता है। बट अगर हम गोला ले लें यानी कोई गेंद, तो क्या गेंद भी कहीं खुला रहता? नहीं, पूर्ण रूप से क्लोज होता है। तो यहाँ पे ऐसी फिगर यानी 2D फिगर जो होंगे, जिसको आप द्विविमीय आकृति कहते हो, इसको यहाँ पे हम लोग ओपन सरफेस के नाम से भी जानेंगे। बात समझ में आया बच्चों? यहाँ पे यह जो ओपन सरफेस होगा, ये हमारा कौन कौन हो सकता है? तो यहाँ पे बच्चों यह आपका ट्रायंगल हो सकता है, जिसे बात करें त्रिभुज हो सकता है। बात करें बच्चों वर्ग हो सकता है। बात करें बच्चों आयत हो सकता है। बात करें बच्चों, ये हमारा वर्ग हो गया, आयत हो गया, वृत्त हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों? वृत्त। यानी ये सारी जो आकृतियां हैं, यह सभी जो आकृति हैं, इनको आप क्या मान सकते हो बच्चों? 2D फिगर मान सकते हो, यानी द्विविमीय आकृति मान सकते हो। यानी ये सभी फिगर हमारे 2D फिगर। ठीक है सर जी, इतना तो समझ में आया। अब बच्चों हम दूसरी चीज बात करें, अगर इन आकृतियों के विषय में, तो अगर इन आकृतियों के विषय में हम बच्चों बात करें, तो इनका आप एरिया बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, इनका क्षेत्रफल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे बात करें ट्रायंगल के लिए, तो ट्रायंगल के लिए आप जो है समकोण त्रिभुज बना के 1/2 आधार गुणे ऊंचाई लगा सकते हैं। बात करें बच्चों वर्ग का, तो वर्ग हमारा क्या होता है? साइड स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर होता है। आयत का एरिया निकालना हो तो लंबाई गुणे चौड़ाई लगा देंगे। वृत्त का निकालना हो एरिया यानी क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर लगा देंगे। तो इनका एरिया तो बहुत आसानी से फाइंड किया जा सकता है, इनका क्षेत्रफल आसानी से निकाला जा सकता है। बट यहाँ बात हो रहा है इसके दिशा का। दिशा को समझ लेंगे तो सारे इस चैप्टर में सारे पॉइंट्स बहुत ही आसान हो जाएंगे, एकदम इजी हो जाएंगे, क्योंकि एरिया का ही खेल है इसमें चैप्टर। अगर एरिया को समझ लेते हैं तो चैप्टर काफी इजी होने वाला है। एरिया क्या होगा? डायरेक्शन किधर होगा? इस पॉइंट पे। बच्चों एरिया तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे, बट इस एरिया के अगर हम डायरेक्शन की बात करें, दिशा की बात करें, तो थोड़ा सा आप दिशा को समझने की कोशिश करिएगा कि दिशा होगा क्या। नॉर्मली बच्चों अगर हम बात करें, अगर एक कोई सरफेस लें, हम एक कोई सरफेस लें, अगर मान लीजिए हमारा वर्गाकार सरफेस है, नॉर्मली यह एक वर्गाकार है, मतलब जो गैप है यह नहीं है, ऐसे समझ लीजिए ऐसे। अब यह जो सरफेस है बच्चों, यह जो वर्ग दिख रहा है आपको, यह वर्ग का क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल क्या होता है? यही जो पूरा सरफेस दिख रहा है बच्चों, इस फिगर का यह जो पूरा सरफेस दिख रहा है, यही इसका एरिया है। ये इसका क्या है बच्चों? एरिया। अब अगर बात करें हम इस सरफेस के एरिया के डायरेक्शन का, तो ये बताइए किधर दिख रहा है? आप लोग की तरफ दिख रहा है, यानी इधर दिख रहा है। तो इस सरफेस का जो एरिया का डायरेक्शन हो जाएगा बच्चों, कुछ इस तरफ हो जाएगा, यानी इधर। सर जी यह सरफेस तो पीछे भी ऐसे है, तो क्या इधर एरिया नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो 2D फिगर के लिए बच्चों, जो 2D फिगर होंगे उसके लिए एरिया ध्यान से देख लीजिएगा, दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है। यानी अगर बच्चों हम
इस वृत्त को ऐसे नॉर्मली बनाएं, वृत्त को ऐसे नॉर्मली बनाएं तो इस वृत्त का एरिया का डायरेक्शन बच्चों ऊपर भी हो सकता है और बच्चों नीचे भी हो सकता है। बात समझ पाए? अगर बच्चों हम इस आयत को कुछ इस तरह से बनाएं, एरिया कुछ ऊपर भी हो सकता है और नीचे, बट याद रखेंगे सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, पृष्ठ के लंबवत होना चाहिए। इस आयत को बच्चों अगर हम कुछ इस तरह से बनाएं तो इस आयत को ऐसे बनाएं तो इसका एरिया, सरफेस यही है, इधर भी है, एरिया इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, यानी सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी बच्चों इसका एरिया इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। बात समझ में आया? जी सर, 2D फिगर के लिए एरिया का डायरेक्शन कैसे लेना है यह चीज हमें समझ में आ गया। बट सर जी दोनों डायरेक्शन में होगा तो हम लेंगे किधर, किस डायरेक्शन में? हम इधर लें कुछ और आंसर आएगा, कोई बालक इधर ले कुछ और आंसर आएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो किधर हम एग्जैक्ट लें? तो बच्चों ध्यान से समझेंगे, 2D फिगर के लिए, 2D फिगर के लिए जो एरिया का डायरेक्शन लिया जाता है बच्चों, यानी 2D फिगर के लिए, 2D फिगर के लिए क्षेत्रफल की जो दिशा होती है, क्षेत्रफल यानी ए की दिशा, की दिशा पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत लिया जाता है, लिया जाता है। ये बात तो सर हम ऊपर ही समझे हैं इस फिगर में ही, बट इधर लें कि इधर लें, तो इसके लिए आप याद रखेंगे बच्चों, जो डायरेक्शन लोगे आप, लिया जाता है जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है। क्लियर कर रहे हैं, अभी ध्यान से समझेंगे, दिशा में हो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो एरिया पॉसिबल है उधर हम एरिया लेंगे। ऐसे एक एग्जांपल की बात करें बच्चों नॉर्मली, जैसे अगर मान लो हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड खींचे, एक वैद्युत क्षेत्र बनाए कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से हमारे पास मान ले रहे हैं कुछ वैद्युत क्षेत्र है। अब पहले चैप्टर को नहीं पढ़े हो तो जरूर पढ़ लेना, क्योंकि पहले चैप्टर में हम वैद्युत क्षेत्र के विषय में जाने हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक वैद्युत क्षेत्र है और इसके अंदर बच्चों हम क्या कर रहे हैं, एक आयताकार सरफेस खींच रहे हैं, एक आयताकार पृष्ठ खींच रहे हैं। क्या खींच रहे हैं बच्चों? एक आयताकार पृष्ठ, कुछ इस प्रकार से। ठीक है ना? ठीक है, चलो ना ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यही कॉपी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? बात समझ में आई? यानी यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, यह कुछ इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में हमने सरफेस को कुछ ऐसे रख दिया और लाइन से ऐसे गुजर रहे हैं, इस पृष्ठ से ऐसे लाइन क्या हो रहे हैं, गुजर रहे हैं। अब बच्चों अगर नोटिस किया जाए तो इस सरफेस का एरिया इधर भी होगा, इधर भी होगा, जैसा कि इस फिगर में आप देख पा रहे हैं। सर जी अब यहां दिक्कत आया, किस डायरेक्शन में लें? अब ध्यान से देखिएगा, यह डायरेक्शन किसका दिखाया गया? इलेक्ट्रिक फील्ड का, वैद्युत क्षेत्र का। तो यहाँ 2D फिगर के लिए ऐसे केसेज में बच्चों क्षेत्रफल का जो दिशा आप लेंगे वह दिशा पृष्ठ के लंबवत लेंगे, पृष्ठ के लंबवत लेंगे, और जो यह दिशा लेंगे वह वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा में लेंगे। कहाँ बच्चों? वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा में। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर आप क्षेत्रफल का क्या लेंगे बच्चों? दिशा लेंगे। यानी सर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो क्षेत्रफल यही ले लेगा? हाँ बिल्कुल यही ले लेगा। तो ऐसे केसेज में बच्चों, ऐसे कंडीशन में जब एरिया दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है, तो ऐसे केसेज में हम एरिया का डायरेक्शन किधर ले लेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। कैसे फिगर के लिए? 2D फिगर के लिए। बात समझ पाए? बट सर जी अगर यही मान लीजिए यही सरफेस या वृत्त हम रख दें ऐसे,
कुछ इस तरह से वृत्त रख दें तो इसका एरिया ऊपर भी होगा नीचे भी होगा। अब यहाँ हम किसको लें, ऊपर भी एरिया होगा और नीचे भी, तो यहाँ हम किधर लें। तो बच्चों ऐसे केसेस में आप चाहे ऊपर लीजिए चाहे नीचे, दोनों सही मान लिया जाएगा किसी एक डायरेक्शन। लेकिन जब ऐसा केस बने कि एक एरिया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर जाए एक इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत, तो ऐसे केसेस में ऐसे एरिया का डायरेक्शन हम किधर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। लेकिन इस तरह से अगर बनता है तो हम दोनों तरफ में से किधर भी ले सकते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट सही होगा, गलत नहीं। बात समझ में आया बच्चों, पॉइंट क्लियर है? अगर समझ पाए हो तो जरूर कमेंट कर देना जी सर समझ पाए। इसका मतलब सर 2D फिगर जो होंगे उन 2D फिगर का एरिया तो हम फार्मूले से ज्ञात कर लेंगे, बट डायरेक्शन को समझने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे कि अगर हमारा 2D फिगर है तो हम कोशिश करेंगे क्षेत्रफल की जो दिशा है वह वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में ले, ताकि कॉन्सेप्ट को आसानी से समझा जा सके। क्लियर है? बात समझ में आया? अब सर जी इतना चीज समझ में आ गया कि क्षेत्रफल ज्ञात तो कर पाएंगे, क्षेत्रफल एक सदिश राशि है तो इसकी दिशा होगी किधर, 2D फिगर के लिए इसको समझ पाए। बट बच्चों अगर यही 3D फिगर आ जाता है, बताएं इस चैप्टर में दो तरह के फिगर हमें देखने को मिलेंगे, एक 2D फिगर एक क्या 3D फिगर। 2D फिगर के लिए डायरेक्शन आप आई होप समझ पाए होंगे। अब बात करें अगर बच्चों 3D फिगर के लिए, तो 3D फिगर के लिए बात करें, इसमें एक चीज और हम बना दे रहे हैं ताकि आप लोग को डाउट न रहे। अगर कहें है बच्चों यही इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए इस तरह से है और यहाँ पे कोई 2D फिगर इस प्रकार से आ जाता है कि उसके क्षेत्रफल का कोई दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ना हो। मतलब सर जी जैसे मान लो यही आयत हमारा कुछ इस तरह से हो जाए, कुछ इस तरह से। अब बताइए ऐसे वैद्युत क्षेत्र उधर जा रहा है, ऐसे ही से रखा तो क्षेत्रफल सर जी ऊपर भी बनेगा नीचे भी बनेगा। तो ऐसे केस में हमने आपको बताया बच्चों या तो ऊपर ले लीजिए या तो नीचे ले लीजिए, कॉन्सेप्ट कभी गलत नहीं होगा। ऐसे केसेज में दोनों केसेज में यह सही रहेगा, चाहे ऊपर एरिया का डायरेक्शन ले लीजिए या फिर नीचे। बात समझ में आया बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा, एरिया ऊपर या नीचे दोनों में से किधर भी आप ले सकते हैं। लेकिन ऐसा केस आया कि एरिया का डायरेक्शन एक इलेक्ट्रिक फील्ड में जाए कि उसके विपरीत, तो आप हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में एरिया को देंगे। क्लियर है? अब चलते हैं बच्चों 3D फिगर के लिए। अब अगर बात करें बच्चों 3D फिगर के लिए हम डायरेक्शन की, तो बच्चों 3D फिगर को यहाँ देखिए किस किस नाम से जानेंगे। 3D फिगर यानी आप जानते हो त्रिविमीय आकृति जिनमें तीनों विमाओं का खेल होता है, XYZ और ऊपर उस 2D यानी XY, त्रिविमीय ज्यामिति। अच्छा अगर बात करें त्रिविमीय आकृति की, त्रिविमीय आकृति की, बच्चों त्रिविमीय आकृति को आप यहाँ और भी कुछ नामों से जानेंगे, जैसे उसको ओपन सरफेस कहे थे, इसको आप क्लोज्ड सरफेस के नाम से भी जान सकते हैं, बंद पृष्ठ के नाम से। इससे बच्चों बंद पृष्ठ के नाम से, बात समझ पाए। और इसको एक बहुत ही अच्छे नाम से, जैसा कि आप जान रहे हो, इसको आप तीसरा जो नाम दे सकते हैं गॉसियन पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ बच्चों? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस यानी कह सकते हो गॉसियन पृष्ठ। ऐसा पृष्ठ बच्चों गॉसियन, यानी 3D फिगर को इतने सारे नामों से आप यहाँ पे जान सकते हैं। और ये सारे नाम बच्चों आपके चैप्टर में मिलते रहेंगे, कहीं ना कहीं पे जो है गॉसियन पृष्ठ लिखा मिल जाएगा, कहीं पे बंद पृष्ठ में लिखा मिल जाएगा, कहीं 3D फिगर में लिखा मिल जाएगा। हमें क्या समझना है, ऐसे फिगर में कौन कौन सी आकृतियां आ सकती हैं जो हमारे चैप्टर में यूज होंगे, उन पे चर्चा करेंगे। एरिया उनका क्या हो सकता है और उस एरिया का डायरेक्शन क्या हो सकता है, यही हमें समझना है। बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, जो हमारा 3D फिगर है इसको क्लोज सरफेस, आप कई सारे सरफेस देखे होंगे, जैसे हम बात किए अभी 2D फिगर में बच्चों। तो 2D फिगर में आपने नोटिस किया क्या, इसमें आपका कौन कौन थे सर जी? ट्रायंगल थे, स्क्वायर थे, रेक्टेंगल थे, सर्कल थे, यही सारी आकृतियां थी, इनको आपने ओपन सरफेस कहा। अगर हम बात करें बच्चों किसी गोला की, ध्यान से समझिएगा,
बात करें बच्चों किसी गोला की यानी स्फीयर की, तब स्फीयर के लिए बात करूं बच्चों तो ये हमारा स्फीयर हो गया, मान ले रहे हैं रेडियस इसका आर है। आप बताइए, या एक क्लोज सरफेस है तो इसको बच्चों आप किस नाम से जान सकते हो, या तो 3D फिगर या तो गॉसियन सरफेस। इसके एरिया की बात करें बच्चों तो गोले का क्षेत्रफल आप जानते हो क्या होता है, 4πr²। बट सर ये तो जानते हैं, हमें डायरेक्शन जानना है, डायरेक्शन किधर लेंगे, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बता रहे हैं डायरेक्शन क्या होगा। दूसरा बच्चों हम ले सकते हैं यहाँ पे घन। अगर घन लेते हैं बच्चों तो घन आपका कुछ इस प्रकार से होगा, यहाँ पे अगर घन बनाते हैं बच्चों जिसको आप क्यूब कहते हो, कुछ इस प्रकार से होगा। अगर बच्चों हम तीसरा फिगर लें, जैसे हम बात कर ले बच्चों सिलेंडर का यानी बेलन का, घन का तो जानते ही होंगे एरिया क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर। तीसरे फिगर की बात करें बच्चों अगर हम, तो तीसरा फिगर हमारा होने वाला है बेलन, जिसको सिलेंडर बोलते हैं। तो बेलन हमारा बच्चों कुछ इस प्रकार से अगर हम बना दें, कुछ इस प्रकार से अगर हम बेलन ले लें तो यह कुछ बच्चों इस तरह से बनेगा। ये हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब इसके एरिया की बात करें बच्चों तो इसका एरिया आप जानते ही हो। अगर बात करें हम इसके कर्व वाली सरफेस का, तो कर्व वाला जो सरफेस होता है बच्चों, ये आप जानते हो 2πr² होता है। और अगर एरिया कंप्लीट एरिया की बात करें, या ऐसे समझ लो कर्व वाले का 2πr², और यह जो ऊपर दिख रहा है यह सर्कल होता है यानी वृत्त होता है, जिसका एरिया आप कह सकते हो क्या, अपर साइड या फिर लोअर साइड का, यह हो जाएगा πr²। ठीक है सर, ये सब आकृतियां हमारे क्लोज सरफेस के अंतर्गत आती हैं यानी बंद पृष्ठ के अंतर्गत। सबसे ज्यादा यूज बच्चों आपका यह होने वाला है घन, सॉरी बेलन, और दूसरा क्या, गोला। एक आध जगह घन भी यूज होगा। तो ये आकृतियां हमारे क्लोज सरफेस हो गए, बंद पृष्ठ हो गए या फिर गॉसियन पेपर। सर जी इनका हमें एरिया का डायरेक्शन जानना है, एरिया तो हम समझ गए एरिया या होगा, डायरेक्शन बताइए जो हमारे चैप्टर में यूज होने वाला है। चलिए जानते हैं डायरेक्शन क्या होगा। बच्चों याद रखेंगे, यहाँ कोई ताल जो है झमेलन आई है, जैसे इसमें था कि एरिया है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लेंगे, विपरीत वाले को छोड़ देंगे, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। इसमें बच्चों आप याद रखेंगे 3D फिगर के लिए या फिर गॉसियन पृष्ठ के लिए, 3D फिगर के लिए या फिर किसके लिए बच्चों, गॉसियन पृष्ठ के लिए, क्षेत्रफल क्षेत्रफल की दिशा सदैव, क्षेत्रफल की दिशा सदैव दिख रहा होगा, चेक कर लें एक बार दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो क्षेत्रफल की जो दिशा होगी बच्चों, वह हमेशा क्या, पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होगा। किधर होगा बच्चों, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। पृष्ठ के लंबवत कहाँ होती है बच्चों, बाहर की ओर। मतलब सर जी, मतलब जैसे मान लो इस गोले को हम ले लें, इस गोले का जो एरिया है वह ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर, यानी ऐसे गोला है तो बाहर है, इधर भी पॉसिबल है इसका एरिया, चाहे इधर आउटवर्ड ले लो या इधर ले लो, मतलब हमेशा बाहर ही लिया, हमेशा किधर लिया जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं देखने की जरूरत।
सरफेस का एरिया हमेशा क्या होगा, बाहर। जैसे अगर हम इसको ले लें तो इसमें बच्चों एरिया डायरेक्शन हो जाएगा आपका इस सरफेस के लिए इधर, इस सरफेस के लिए इधर, इस सरफेस के लिए ऊपर, इस सरफेस के लिए नीचे। समझ पा रहे हैं हम लोग? अगर हम बच्चों बेलन के लिए ले लें तो कर्व वाले के लिए आप देखो, कर्व वाला यही कर्व वाला है, तो कर्व वाला किधर भी बाहर मान सकते हो। और लेकिन इसके लिए बात करो तो इस बेलन, इस वृत्त के लिए कहाँ होगा, ऊपर हो जाएगा। इसके लिए कहाँ हो जाएगा, नीचे। लेकिन इस कर्व वाले के लिए इधर मान सकते हो या इधर मान सकते हो, जैसा आप यानी इस कर्व के किसी भी डायरेक्शन में। बात समझ में आया? यानी बच्चों अगर 3D फिगर है तो 3D फिगर के एरिया का डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर यानी पृष्ठ के लंबवत कहाँ लेते हैं, बाहर की तरफ लेते हैं। बात समझ में आया? दोनों तरह के फिगर आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि इस चैप्टर में हमें दो तरह के पृष्ठ की जरूरत पड़ेगी, एक ओपन पृष्ठ और एक क्लोज पृष्ठ। यानी कह सकते हो एक ओपन सरफेस, एक क्लोज सरफेस। सबसे ज्यादा यूज बच्चों जो होगा वह होगा हमारा क्लोज सरफेस का, जिसको हम गॉसियन पृष्ठ के नाम से जान रहे हैं। कैसे होगा तो अभी चैप्टर में हम लोग जान लेंगे। इतनी चीजें शायद आप लोग समझ पाए होंगे कि जो एरिया है, यहाँ पे एरिया को, यहाँ पे क्षेत्रफल को एक सदिश की तरह लिया गया है। और जब सदिश क्षेत्रफल को सदिश की तरह लिया गया है तो क्षेत्रफल का दिशा होगा किधर, तो दो तरह के पृष्ठ होंगे। अगर 2D फिगर है तो क्षेत्रफल कुछ इस तरह से लिया जाएगा, या फिर इस फिगर के अनुसार समझ सकते हो। और अगर बच्चों 3D फिगर है तो उसका एरिया कुछ इस तरह से लिया जाएगा। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे, समझ पाए। अब चलते हैं बच्चों हम लोग इस चैप्टर के पहले टॉपिक पर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी वैद्युत फ्लक्स। पहला टॉपिक हमारा बच्चों क्या होने वाला है, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है सर जी, चलिए जानते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत ध्यान से समझेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बच्चों, इसको हम लोग फाई ई से डिनोट करते हैं। फ्लक्स को फाई से ही दिखाएंगे और ई फॉर इलेक्ट्रिक यानी फाई ई। बात समझ पाए क्या होता है सर जी? अब हम आपको फिर कह रहे हैं, अगर आपने पिछला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जरूर एक बार रिवाइज कर लीजिए। वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, बनता कैसे है, कौन बनाता है, ताकि ये सारे पॉइंट्स आपके लिए काफी आसान हो जाए। बच्चों अगर हम बात करें वैद्युत फ्लक्स का, तो अगर इसके लिए हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, अगर हमारे पास बच्चों एक वैद्युत क्षेत्र हो, क्या हो बच्चों, एक वैद्युत क्षेत्र हो इस तरह से, और इस वैद्युत क्षेत्र में हमारे पास एक सरफेस हो, एक पृष्ठ हो, कैसा भी पृष्ठ ले सकते हो, ओपन क्लोज। यहाँ हम समझने के लिए बस ऐसा पृष्ठ ले रहे हैं बच्चों, ओपन पृष्ठ यानी 2D फिगर। हमारे पास यहाँ पे बच्चों एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक हमारे पास सरफेस है, एक पृष्ठ, और देख रहे हैं इस पृष्ठ से कुछ लाइन से गुजर रही है, कुछ रेखाएं क्या हो रही हैं, गुजर रही है, परपेंडिकुलर लाइन को देख रहे हैं। तो होता क्या है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। एरिया का डायरेक्शन अगर इसका दिखाना चाहते हैं तो बताए हैं किधर दिखा देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। शायद समझ पाए होगी। अब बच्चों बात करें अगर हम, या जो पृष्ठ है इस पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा इधर लेंगे, इधर भी हो सकता है बट आपको बताया है किधर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब ध्यान से समझिएगा वैद्युत फ्लक्स है क्या। तो बच्चों अगर इस वैद्युत क्षेत्र में हम इस पृष्ठ को लिए हैं तो हम देख पा रहे हैं कि इस पृष्ठ से कुछ वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, कुछ वैद्युत बल रेखाएं क्या हो रही हैं बच्चों, गुजर रही हैं। तो इस पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, उसी की जो संख्या होती है, उसी के जो नंबर्स होते हैं बच्चों, उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत। यानी किसी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई किसी काल्पनिक पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, या फिर वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। बद्ध से तात्पर्य क्या बच्चों, जुड़ा हुआ। बद्ध से तात्पर्य क्या बच्चों, जुड़ा हुआ, यानी उस पृष्ठ से जुड़ा हुआ क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। बात समझ पाए बच्चों? अगर हम इसका डेफिनेशन लिखना चाहें तो कह सकते हैं बच्चों, वैद्युत क्षेत्र में, ध्यान से समझेंगे, वैद्युत
क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से काल्पनिक पृष्ठ सर, अरे बच्चों याद हो आपको, ये अलायंस ही नहीं दिखता है, वैद्युत बल रेखा ही नहीं दिखता है, तो कहाँ से जाग रखोगे? तो एक कल्पना कर लेते हो कि यहाँ कोई काल्पनिक पृष्ठ रख दिया है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र रेखाओं भी लिख सकते हो, बल रेखाओं के संख्या की माप को उस पृष्ठ से बद्ध या जुड़ा हुआ कह सकते हो, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत फ्लक्स आई कहते हैं। बात समझ में आया? वैद्युत फ्लक्स है क्या? तो नॉर्मली आप जान लीजिएगा, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही होती है जो किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरती है। जो किसी पृष्ठ से कैसे गुजरती है बच्चों? लंबवत गुजरती है। अब थोड़ा सा नोटिस करेंगे बच्चों, अगर हम इसके फार्मूलाज पे जाएं तो इसका जो फार्मूला होता है बच्चों, वो होता है ई ए कॉस थीटा। कैसे होता है सर जी? बता रहे हैं। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर हम लिखें तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर कैसे होता है सर? ध्यान दीजिए। आप ये बताइए कि अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस को बढ़ा दें, इलेक्ट्रिक लाइंस को क्या कर दें बच्चों? बढ़ा दें, ये बताइए फ्लक्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यानी इससे ज्यादा लाइंस गुजरेंगी कि नहीं गुजरेंगी? सर गुजरेंगी बिल्कुल। यानी कह सकते हो बच्चों फ्लक्स जो है वह डायरेक्ट परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक लाइंस। ठीक। दूसरा कॉन्सेप्ट बच्चों, अगर हम इसका एरिया बढ़ा दें और बड़ा कर दें तो या जो दो लाइंस बाहर है वो भी इसी से गुजरने लगेंगी, या इसको छोटा कर दें, यहाँ तक कर दें, तो या जो लाइंस गुजर रही है वो बाहर निकल जाएंगी। यानी एरिया बढ़ाने फ्लक्स बढ़ जाएगा, एरिया घटाने फ्लक्स घट जाएगा। तो यानी कह सकते हो सर जी फाई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके? ये भी समझ पाए होगे। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाए तो फ्लक्स बढ़ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड घटाओगे तो फ्लक्स घट जाएगा, यानी ये भी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। अच्छा, अगर इस पृष्ठ को हम ऐसे रोटेट करें तो देखो एंगल बदलेगा तो फ्लक्स में भी परिवर्तन आएगा, क्योंकि डेफिनेशन में क्या लिखे हो? पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखा, इससे लंबवत गुजरनी चाहिए, लंबवत। अगर इसको आप ऐसे रोटेट करेंगे बच्चों तो क्या यह लंबवत गुजरेगा? नहीं गुजरेगा। तीसरा पॉइंट कह सकते हैं बच्चों, यह थीटा के भी अनुक्रमानुपाती है, और यह थीटा बच्चों लिया जाता है त्रिज्या का यानी कॉस। बात समझ में आया? इन तीनों को इंक्लूड करके हमने वैद्युत फ्लक्स का सूत्र लिख दिया बच्चों, ये कॉस थीटा। आप जानते हैं कॉस थीटा अगर दो सदिश के बीच में आता है उसको हटाने पे हम लोग डॉट प्रोडक्ट लगा सकते हैं, और जब कभी दो सदिश का डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणन होता है तो उससे निकलने वाला जो रिजल्ट होता है बच्चों वह एक अदिश राशि होता है। यानी बात करें अगर यह कैसी राशि है बच्चों, तो यह राशि हमारा अदिश राशि। कैसी राशि है बच्चों? अदिश राशि। बात करें सर जी इसके मात्रक का, तो मात्रक आप खुद निकाल सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलम, इसका मीटर स्क्वायर तो कह सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, है इसका। बात समझ में आया? कैसी राशि है? अदिश राशि के इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। सूत्र क्या होगा बच्चों? ये कॉस थीटा, या फिर कह सकते हो फाई बराबर वेक्टर ई डॉट ए। अगर एंगल के फॉर्म में वैल्यू देता है तो इसका यूज कर लेंगे, और सदिश फॉर्म में देता है तो इसका यूज कर लेंगे। क्लियर है? बात समझ में आया? वैद्युत फ्लक्स क्या है? तो वैद्युत फ्लक्स किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है, जिसको हम फाइंड करते हैं ए कॉस थीटा या फिर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए से। कैसी राशि है? तो बच्चों अदिश राशि है, मात्रा क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। बात समझ में आया? अब थोड़ा सा नोटिस करेंगे बच्चों, यह जो फार्मूलाज है यह मैक्सिमम केस में 2D फिगर में लगाना बहुत आसान होता है।
3D में भी लगा सकते हो, कोई बात नहीं, बट 3D फिगर के लिए एक पॉइंट और आप याद रखिएगा। 3D फिगर के लिए बच्चों यह सूत्र आप ये और याद रखिएगा, एक क्या होता है कि 3D फिगर के लिए 3D फिगर के लिए आप वैद्युत फ्लक्स का यह सूत्र याद रखिएगा, का बहुत काम आएगा। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट, कुछ अलग नहीं है, इसी को सॉल्व करके इसको पाया गया। बट इसका यूज बच्चों जब 3D फिगर आएगा तो डायरेक्ट करेंगे, और वहां पे क्या करेंगे हम लोग वैद्युत फ्लक्स के लिए कुछ अभी गॉस का जब प्रमेय पढ़ेंगे वहां कुछ डिराइवेशन देखेंगे, तो डिराइवेशन में इसका यूज किया जाएगा। बाकी के लिए यह तो है ही है, बात समझ पाए, तो इससे कोई सवाल नहीं लगेगा, बट डिराइवेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिराइवेशन में काफी इसका हेल्प लिया जाता है, बात समझ पाए। अभी हमारे पास 5-6 डिराइवेशन इस चैप्टर्स में है गॉस के अनुप्रयोग में, जिसमें इसका बहुत हेल्प लिया जाता है। फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी, बात समझ में आया। अरे सवाल कैसे पूछेगा, तो अगर ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हैं तो आप लोग क्या करिएगा बच्चों, एक बार पूरा पॉइंट आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। हमने क्या क्या पढ़ा, क्षेत्रफल सदिश के बारे में, क्षेत्रफल की दिशा जो होगी बच्चों वह दो तरह के फिगर हमें इस चैप्टर में मिलेंगे, 2D और 3D। तो 2D का एरिया कैसे होगा इस पॉइंट को हमने देखा, उसका डायरेक्शन किधर होगा उसको देखा। 3D फिगर को क्या क्या कहते हैं, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, इन सारे पॉइंट्स को देखें। और यहाँ पे हमने बच्चों एक पॉइंट पढ़ा क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी वैद्युत फ्लक्स। क्या पढ़ा बच्चों, वैद्युत फ्लक्स। अगर ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर है बच्चों, ये सारी चीजें अगर आपको क्लियर है तो आप क्या करेंगे, एक बार जरूर इस पॉइंट को आप रिवाइज करेंगे, और रिवाइज करने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड एक आध प्रश्न देखा जाएगा। जैसा कि पाठ का हमारा नाम था बच्चों क्या, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय। तो हम लोग बच्चों वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय जो पाठ है हमारा, इस पाठ में बच्चों हमने जो पॉइंट्स देखे इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। वैद्युत फ्लक्स हमने देखा, आज इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, उसके बाद चलेंगे कहाँ, गॉस के प्रमेय पे। अगर ये सारे पॉइंट्स क्लियर है बच्चों तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द वेरी बेस्ट।